सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन एनी एसी सर्किट इफ इज द अप्लाइड instantaneous voltage equal to the algebraic sum of the instantaneous voltage across the series elements of the circuit is the same true for RMS voltage। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कोई भी एसी सर्किट है, राइट। अगर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है वो इक्वल होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस दी सीरीज एलिमेंट ऑफ द सर्किट। यहाँ पर एलिमेंट्स का मतलब है इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर क्या आरएमएस वोल्टेज सेम मिलेगा, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कि यस, यहाँ पर वो आरएमएस जो वोल्टेज है वो हमें सेम मिलेगा और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस दी एलिमेंट्स, राइट। तो जो वोल्टेज कंपोनेंट है, जो एलिमेंट्स है, उनके अगर हम लोग यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस दी एलिमेंट्स मिलेगा, राइट। बट अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस आरएमएस वोल्टेज की अगर बात करें तो यहाँ पर वो रिज़ल्ट का जो आंसर होगा वो यहाँ पर हमें नो मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा ही किसी भी वोल्टेज। जो अगर हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर की बात कर ले तो वहाँ पर डिफरेंट फेज डिफरेंस होगा, राइट। तो फेज डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर जो भी सप्लाई वोल्टेज में जो भी चेंज होगा, राइट, तो वही चेंज जो एलिमेंट वोल्टेज है, मतलब कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हमें चेंज मिलेगा, राइट। तो वही यहाँ पर सेम चेंज हमें पावर में नहीं भी मिल सकता। वोल्टेज में सेम चेंज होता है बट पावर में वही सेम चेंज नहीं मिल सकता। उसके बाद अगले क्वेश्चन में, कैपेसिटर इज यूज्ड इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ एन इंडक्शन कॉइल, राइट। तो कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ होगा एज अ प्राइमरी सर्किट इंडक्शन कॉइल में, राइट। तो यहाँ पर उसका रीज़न देंगे। जब कभी भी प्राइमरी, राइट, कॉइल में कनेक्शन ब्रेक होता है, राइट, तब इंड्यूस हाई वोल्टेज कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए यूज़ होगा, राइट। तो तब जो भी स्पार्क होगा, राइट, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर स्पार्क होने से उसको बचा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट ऑफ अ सुपरपोजिशन ऑफ डीसी वोल्टेज एंड एन एसी वोल्टेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। The circuit consists of an inductor and a capacitor in series. Show that the DC signal will appear across C and an AC signal across L। मान लीजिए कि जो अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल है, राइट, वो एक पर्टिकुलर सुपर पोजिशन है डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज का, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी पे होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो सर्किट है उसमें इंडक्टर, कैपेसिटर सीरीज में है, राइट। एंड यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो डीसी सिग्नल है, राइट, वो सी मतलब कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर के अक्रॉस यहाँ पर मिल रहा है, राइट, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो पहले हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस से स्टार्ट करेंगे, राइट। इंडक्टिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला होगी बेसिकली एक्सएल। तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 × पाई इंटू न्यू इंटू एल, राइट। तो 2 पाई न्यू एल। सो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एक्सएल लिख सकते हैं। एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, राइट, न्यू, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है, राइट। एंड अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो एक्सी इज इक्वल टू 1/2 × पाई इंटू न्यू इंटू सी, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्सी इज प्रोपोर्शनल टू 1/न्यू, राइट।
तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डीसी सप्लाई, राइट। डीसी, तो डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, तो न्यू इज इक्वल टू 0 फॉर डीसी, मतलब कि जब डीसी होगा तब वहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, राइट। सो जो बेसिकली हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब कि एक्सेल, एक्सेल यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो एक्सेल बिकम्स 0। एंड जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से यहाँ पर उसकी वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिलेगी, राइट। सो डीसी सिग्नल सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के बीच मिलेगा, राइट। सो हियर डीसी सिग्नल is in between, or we can say DC signal is across capacitance, right। यहाँ पर कैपेसिटर लिखेंगे, तो इस तरीके से डीसी सिग्नल सिर्फ कैपेसिटर के दो एंड्स के बीच हमें यहाँ पर मिलेगा, राइट। सो जब कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, राइट, तो एसी वोल्टेज इंडक्टिव रिएक्टेंस की जगह पर इंडक्टिव रिएक्टेंस के अक्रॉस ज़्यादा मिलेगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अक्रॉस बहुत ही कम मिलेगा, राइट। तो एसी इज़ ओनली अक्रॉस इंडक्टर ओनली, तो यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस ही यहाँ पर जब हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी वाला एसी वोल्टेज मिलेगा तब यहाँ पर हमें एसी सिग्नल मिलेगा इंडक्टर के अराउंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ चॉक कॉइल इन सीरीज विथ अ लैम्प इज कनेक्टेड टू अ डीसी लाइन, द लैम्प इज सीन टू शाइन ब्राइटली, इंसर्शन ऑफ एन आयरन कोर इन द चॉक causes no change in the lamp's brightness, predict the corresponding observation if the connection is to an AC line, right। तो यहाँ पर एक चॉक कॉइल लैम्प के सीरीज़ में कनेक्टेड है, राइट, और यहाँ पर डीसी सिग्नल दिया गया है। अब जो लैम्प है वो ब्राइटली ग्लो कर रहा है, राइट। तो जो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आयरन कोर है, राइट, उसमें जो चॉक कॉइल है उसके कारण लैम्प की जो ब्राइटनेस है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस हमें यहाँ पर समझाना है। अगर जो कनेक्शन है वो डीसी की जगह एसी है तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पर हमें देखना है, राइट। अब पहले तो डीसी से अगर स्टार्ट करें तो डीसी सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि डीसी डायरेक्ट करंट है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली हमें ज़ीरो ही मिलने वाली है। अब फ्रीक्वेंसी जब ज़ीरो होगी, राइट, तो उसके कारण जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, राइट, उसकी वैल्यू भी यहाँ पर हमें ज़ीरो मिलेगी, एक्सेल बिकम्स ज़ीरो, राइट। तो जब कभी हम लोग आयरन रॉड अंदर इनबिल्ड करेंगे, राइट, तो इंडक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो राइट, तो इंडक्टेंस में तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। अब एसी सिग्नल के लिए क्या होगा ये देखेंगे। अब जब एसी अगर कनेक्शन देंगे तो इम्पीडेंस इंक्रीज़ होगा, और इम्पीडेंस इंक्रीज़ होने की वजह से करंट डिक्रीज़ होगा, राइट। सो बल्ब यहाँ पर थोड़ा सा डीम हो जाएगा, राइट। अब हम लोग आयरन कोर अगर इंसर्ट कर रहे हैं, राइट, तो इम्पीडेंस और बढ़ जाएगा और बल्ब और ज़्यादा डीम हो जाएगा, राइट। तो ये रीज़न है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाई इज चॉक कॉइल नीडेड in the use of fluorescent tubes with AC mains, why can we not use an ordinary resistor instead of the chalk coil, right। तो यहाँ पर क्यों फ्लोरोसेंट ट्यूब जो कि AC सिग्नल के साथ सप्लाई में होते हैं, राइट, उनको चॉक कॉइल की ज़रूरत होती है और ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, राइट। क्यों ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर नहीं यूज़ कर पाते, ये बेसिकली क्वेश्चन है, राइट। जब कोई भी फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसको डायरेक्टली हम लोग 230 वोल्ट जितना सप्लाई देंगे तो ट्यूब यहाँ पर डैमेज हो सकती है, क्योंकि जो करंट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट ज़्यादा होने की वजह से, क्यों करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट है, राइट, 230 वोल्ट है, तो उसके लिए यहाँ पर ट्यूब डैमेज हो सकती है।
सो यहाँ पर जब कभी भी हम लोग चॉक कॉइल यूज़ करेंगे, राइट, तो यहाँ पर जो एनर्जी लॉस है, राइट, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा और वोल्टेज कम हो जाएगा, राइट। सो करंट भी कम हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज कम हो चुका है ट्यूब्स के दो टर्मिनल्स के बीच, तो करंट भी कम हो जाएगा। और जब चॉक कॉइल यूज़ होगा, राइट, इसकी वजह से वोल्टेज कम होगा, करंट कम होगा, इससे जो हमारा डिवाइस है वो सेफ़ रहेगा। बट उसकी जगह पर अगर रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ करेंगे तो पावर लॉस होगा। और पावर लॉस होगा किसके फॉर्म में, तो जूल हीट के फॉर्म में, क्योंकि जब कहीं भी करंट रेजिस्टेंस में से फ्लो होता है तब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट to a step down transformer with its primary windings having 4000 turns. What should be the number of turns in the secondary in order to get output power at 230 volt? तो यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन जिसका इनपुट पावर यहाँ पर हमें मिल रहा है 2300 वोल्ट पे, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर कनेक्टेड है, राइट। अब प्राइमरी वाइंडिंग्स के टर्न्स एट 4000, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में होंगे कि जिससे हमें 230 वोल्ट जितना आउटपुट पावर मिले, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर एक इक्वेशन है फॉर ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो वैल्यूज़ तो यहाँ पर दे ही दिए, तो ट्रांसफॉर्मर्स की अगर बात करें तो इक्वेशन है प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज इज इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, राइट। इस तरीके से इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म होगा। अब यहाँ पर एन एस को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एन एस इज इक्वल टू, इक्वेशन आएगा एन पी इन टू ई एस अपॉन ई पी, राइट। तो ये बेसिकली इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म होगा। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो एन पी यहाँ पर 4000 दिया गया है, राइट, इन टू नंबर ऑफ यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल का ई एम एफ तो 230 एंड अपॉन प्राइमरी कॉइल का ई एम एफ 2300, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर कितना आएगा 400 टन्स, राइट। तो 400 टर्न्स एंड ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेकेंडरी कॉइल के, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द वाटर प्रेशर हेड इज एट हाइट ऑफ 300 मीटर एंड द वाटर फ्लो अवेलेबल इज 100 मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। इफ द टर्बाइन जनरेटर एफिशिएंसी 60%, एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट, राइट। तो एक पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, राइट। उसका वाटर प्रेशर हेड जिसकी हाइट है 300 मीटर और वाटर फ्लो अवेलेबल है 100 मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। अब टर्बाइन जनरेटर की एफिशिएंसी 60%, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को कितना मिल रहा है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की इक्वेशन, राइट। तो बेसिकली पावर की यहाँ पर जो नॉर्मल इक्वेशन होगी उसी से स्टार्ट करेंगे, राइट। और वो है वर्क अपॉन टाइम, राइट। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, राइट। और वर्क की अगर फॉर्मूला की बात करें तो वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये भी पावर की फॉर्मूला होगी बट फोर्स के फॉर्म में, राइट। ओके, अब उसका अगला फॉर्म अगर लिखें तो फोर्स आगे जाके प्रेशर इनटू एरिया बन जाएगा। तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस अपॉन, अब हम लोग इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर टाइम, राइट। ओके, अब एरिया इनटू डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस की बात करेंगे तो एरिया इंटू डिस्टेंस ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम में एंड अपॉन टी अगेन, राइट। तो अब प्रेशर की एक और फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू हाइट, रो इंटू जी इंटू एच, राइट, इंटू वी एज इट इज़ अपॉन टी। तो इस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे। सो वैल्यूज़ में इज इक्वल टू पहले आएगा रो,
राइट। तो इज इक्वल टू पहले 300 इंटू उसके बाद 10⁻3, राइट। 300 यहाँ पर हाइट है और 10⁻3 यहाँ पर डेंसिटी है, जी की वैल्यू है यहाँ पर 9.8 इंटू और उसके बाद यहाँ पर 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। तो ये v की वैल्यू हो जाएगी। अब t मतलब के टाइम, राइट। तो यहाँ पर सेकेंड है इसीलिए टाइम भी 1 सेकेंड ही होगा, राइट। सो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन में आएगा 294 इंटू 10⁻6 एंड यहाँ पर यूनिट होगा वाट, राइट। तो ये बेसिकली पावर की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर कोएफिशिएंट, यहाँ पर अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ईटा की फॉर्मूला होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर अपॉन, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगा, राइट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर अपॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर सब्जेक्ट और फिर इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे ईटा इंटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो इज इक्वल टू 0.6 इंटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो वो हो जाएगा 294 इंटू 10⁻6, राइट। ओके, अब इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा बेसिकली 176.4 इंटू 10⁻, यहाँ पर आएगा 6, राइट, एज इट इज़। ओके, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, राइट, रेंज में। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 176.4 और ये हो जाएगा मेगा वाट, राइट। तो ये बेसिकली हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू 176.4 मेगावाट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्मॉल टाउन विथ अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक power at 220 volt is situated 15 kilometer away from an electric plant generating power at 440 volt. The resistance of two wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer. The town gets power from the line through a 4000 to 220 volt step down transformer at a substation in the town. Estimate the line power loss in the form of heat. तो यहाँ पर हमें पहले तो जो हीट में पावर लॉस हो रहा है वो फाइंड करना है, राइट। तो हीट में पावर लॉस फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, क्योंकि जो पावर की फॉर्मूला है लॉस ऑफ पावर, राइट, अगर ए की बात करें तो यहाँ पर हम लोग पहले ए फाइंड कर रहे हैं लॉस ऑफ पावर की पहले मैं फॉर्मूला लिखूँगा और फॉर्मूला के ऊपर से उसकी जो इक्वेशन है वो यहाँ पर लिखेंगे और लॉस ऑफ पावर की फॉर्मूला होगी यहाँ पर I² इंटू आर, राइट। तो पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा और फिर करंट भी यहाँ पर फाइंड करना होगा, राइट। तो रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यहाँ पर इक्वेशन है R इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल। अब जो लैम्बडा इंटू एल है तो उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू 0.5, राइट, इंटू लेंथ की अगर बात करें तो यहाँ पर 15, राइट, इंटू यहाँ पर आंसर जो हमें मिलेगा वो होगा 2, मल्टीप्लिकेशन में 2 एंड आंसर हमें जो मिलेगा वो होगा 15 ओम। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, राइट। तो बेसिकली हमने यहाँ पर लेंथ लिया, राइट। तो 0.5 ओम पर मीटर है, ओम पर किलोमीटर है, राइट, एंड 15, राइट, किलोमीटर। तो यहाँ पर दो वे में 15 होगा, राइट, फॉर गोइंग एंड फॉर कमिंग। तो इसीलिए 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा और 15 ओम हमारा रेजिस्टेंस होगा टोटल। ओके, अब हम लोग करंट फाइंड करेंगे। तो करंट मतलब IRMS, तो IRMS इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लेंगे पावर अपॉन वोल्टेज, राइट। तो पावर अपॉन वोल्टेज इज इक्वल टू, पावर की अगर वैल्यू करें तो 8 इंटू 10⁻5, राइट, 8 इंटू 10⁻5 अपॉन
यहाँ पर वोल्टेज की अगर बात करें तो 4000, राइट। तो 8 इंटू 10⁵ अपॉन 4000, तो यहाँ पर 200 एम्पियर, राइट, करंट हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों इक्वेशंस हम लोग पावर लॉस में अगर पुट करें तो पहला आई स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ आई स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू, आई स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर 200 एम्पियर, राइट, उसका यहाँ पर आएगा स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 15, राइट। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो बेसिकली यहाँ पर 600 एंड 000, तो इज इक्वल टू एज ए रिज़ल्ट 600 यहाँ पर आएगा किलो वाट। तो ये बेसिकली पावर लॉस है 600 किलो वाट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्मॉल टाउन विथ अ डिमांड ऑफ 800 किलो वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे। सेम डेटा वही है, बट यहाँ पर हमें देखना है कि हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई एज्यूमिंग देयर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे कि पावर फ्रॉम पावर स्टेशन, राइट, पावर फ्रॉम पावर स्टेशन, पहले वो हम लोग यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। तो पावर फ्रॉम पावर स्टेशन इज इक्वल टू पावर, राइट, टू सबस्टेशन पावर टू सबस्टेशन प्लस दूसरी जो सेकेंड वैल्यू है, राइट, सो पावर लॉस इन केबल, पावर टू सबस्टेशन एंड सेकेंड प्लस पावर लॉस इन केबल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो पहला 800 किलो वाट, राइट, प्लस पावर लॉस यहाँ पर कितना होगा 600 किलो वाट, राइट, 800 प्लस 600 एंड उसका जो आंसर हमें मिलेगा वो हो जाएगा 1400 किलो वाट, राइट। तो ये टोटल पावर है, राइट, पावर स्टेशन से मिलने वाला ये बेसिकली पावर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट, राइट। तो यहाँ पर हमें कैरेक्टराइज करना है, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सी, राइट, वोल्टेज ड्रॉप इन केबल, इन केबल, तो वोल्टेज ड्रॉप इन केबल, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन आएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट मतलब यहाँ पर आएगा 200 एंड इनटू रेजिस्टेंस की यहाँ पर वैल्यू होगी 15। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात करें तो 3000, राइट, 3000 वोल्ट यहाँ पर आंसर मिलेगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर यहाँ पर नीडेड आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस स्टेप अप ट्रांसफार्मर, राइट, जो आउटपुट वोल्टेज चाहिए, राइट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए वो यहाँ पर लिखेंगे। सो नीडेड आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल, यहाँ पर पहले आएगा 4000, राइट, 4000 प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप है जो कि 3000 है, राइट। तो यहाँ पर 4000 जो कि यहाँ से पावर स्टेशन से दिया गया है वोल्टेज है एंड 3000 वोल्टेज ड्रॉप है। सो 4000 प्लस 3000 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा टोटल 7000 वोल्ट, राइट। तो ये नीडेड आउटपुट वोल्टेज है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अक्रॉस, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डू दी सेम एक्सरसाइज एज अबोव विथ द रिप्लेसमेंट ऑफ अर्लियर ट्रांसफार्मर बाय अ 40,000 to 220 volt step down transformer. Neglect as before, leakage losses through this may not be as good a assumption any longer because of a very high voltage transmission involved. Hence explain why high voltage transmission is preferred. Okay, तो अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट हमें लेना है, राइट, और वो रिप्लेसमेंट है वो है 40,000 to 220 वोल्ट का, राइट। तो सेम चीज़ भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, राइट। तो पहले हम लोग करंट से स्टार्ट करेंगे, राइट। करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आई,
तो करंट की यहाँ पर पहले तो इक्वेशन लिखेंगे पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर अपॉन वोल्टेज इज इक्वल टू पावर यहाँ पर क्या है 800 इंटू 10⁻³ राइट। तो 800 इंटू 10⁻³ अपॉन 40,000 राइट इज इक्वल टू यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा 20 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू होगी राइट। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर एक ही बात करेंगे, पावर लॉस इन केबल। तो पावर लॉस इन केबल इज इक्वल टू यहाँ पर इक्वेशन आएगा I² इंटू कैपिटल R राइट। तो I² इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू यहाँ पर पहले करंट की जो वैल्यू है वो है 20, उसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस है यहाँ पर 15 राइट। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 6000 वाट। तो ये बेसिकली पावर लॉस है केबल के अंदर राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बी फाइंड आउट करेंगे। तो बी में हमें यहाँ पर पूछा गया था कि पावर स्टेशन से कितना पावर मिला है राइट। तो फ्रॉम पावर स्टेशन से मिलने वाला पावर राइट, टोटल पावर इज इक्वल टू 800 प्लस यहाँ पर आएगा 6 राइट। तो 800 प्लस 6 टोटल पावर है। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों ही पावर किलोवाट में राइट। तो किलोवाट में, इसीलिए यहाँ पर ये 6 किलोवाट है और यहाँ पर 800 किलोवाट है। तो एज ए रिजल्ट 806 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे किलोवाट राइट। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप हमने फाइंड किया था, तो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे। तो सी में हम लोग फाइंड करेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वायर। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वायर इज इक्वल टू कैपिटल I इंटू आर राइट। तो कैपिटल I इंटू आर इज इक्वल टू 20 इंटू 15। तो 20 इंटू 15 इज इक्वल टू यहाँ पर कहेगा 300 वोल्ट राइट। तो 300 वोल्ट यहाँ पर वैल्यू मिलेगा। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसका कैलकुलेशन करेंगे राइट। सो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज राइट, उसकी कैलकुलेशन में यहाँ पर आएगा 40,000 राइट प्लस यहाँ पर आएगा 300। सो 40,000 प्लस 300 इज इक्वल टू 40,300 वोल्ट आएगा राइट। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज होगा राइट। तो इसीलिए जो प्लांट के पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग 440 वोल्ट टू 40,300 वोल्ट होगा राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग पावर लॉस फाइंड करेंगे राइट। तो पावर लॉस में पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे टोटल पावर लॉस राइट। तो टोटल पावर लॉस और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 1400 किलोवाट राइट, 1400 किलोवाट। और फिर उसका कैलकुलेशन अगर करें तो इज इक्वल टू 600 अपॉन 1400 राइट इनटू 100। तो ये जो कैलकुलेशन है उसमें हमारा आंसर यहाँ पर मिलेगा 42.85 और ये वैल्यू होगी परसेंटेज में 42.85 राइट। और यहाँ पर जो सेकंड है, जो पावर लॉस हमने फाइंड किया वो बेसिकली एक्सरसाइज 7.25 का है राइट। अब 7.26 का टोटल पावर लॉस फाइंड करेंगे राइट। तो टोटल पावर लॉस अगेन राइट। तो टोटल पावर लॉस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें पावर कितना मिला था 6 किलोवाट राइट। 6 किलोवाट अपॉन 806 किलोवाट इनटू यहाँ पर आएगा 100 राइट, वो परसेंटेज में मिलेगा। तो दैट इज इक्वल टू 0.744 परसेंटेज राइट। तो इस तरीके से
परसेंटेज में ये आंसर मिलेगा। जब कभी भी हाई वोल्टेज होगा, राइट, हाई वोल्टेज पे हम लोग अगर पावर ट्रांसमिट करवाएंगे, राइट, तो वहाँ पर जो पावर लॉस है वो बहुत ही स्पीडीली डिक्रीज़ होगा, राइट। हाई वोल्टेज पे जो वायर है उसमें जो करंट है वो कम होता है, राइट। इसीलिए जो पावर लॉस है, पावर लॉस P इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब कि करंट स्क्वायर के हिसाब से पावर लॉस डिक्रीज़ होता चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसके सारे सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट में हमें एक रिजल्ट मिला, मतलब कि पावर लॉस क्यों होता है ये हम लोग जानते हैं। ये इक्वेशन है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, राइट। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, और उसके हिसाब से पावर लॉस डिक्रीज होगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.